बच्चे एडिड हैं चैनल में, उनके पास होगा ऑप्शन, दे कैन स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हम कर दिया स्टार्ट, हो गया ना? कर दिया, स्टार्ट है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रही हूँ सो दैट वॉइस ना ब्रेक हो, सिग्नल अच्छे से आ जाए। वेट फॉर अ व्हाइल। अब बताओ कैसी है वॉइस, ऑडिबल, ब्रेक तो नहीं कर रही है अब? नो मैम ठीक है। अब ठीक है ना? चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल के बने हुए हैं उन्हें बोलेंगे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मल्टीपल सेल्स के, बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं, उन्हें बोलेंगे मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, यूनिसेल्यूलर में डिवीजन ऑफ लेबर इज एट द ऑर्गेनेल्स लेवल, इट गिव्स अ लो लेवल ऑफ ऑपरेशन एफिशिएंसी। मल्टीसेल्यूलर में लिखा है डिवीजन ऑफ लेबर मे बी एट cellular tissue organ and organ system level, it gives high degree of operational efficiency। है ना? आपको पता है डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि हर एक को अपना काम बांट दिया गया है, अलग अलग काम करेगा हर कोई, राइट? क्योंकि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एक ही सेल के बने हुए हैं, उसी सेल को सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं, और कोई सेल तो है ही नहीं, ठीक है? तो उस सेल के अंदर छोटे मोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं, थोड़े बहुत ऑर्गेनेल्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन कर लेते हैं, यानी एक ही सेल सारे फंक्शन करता है। देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर अमंग सेल्स, क्योंकि एक ही सेल का बना हुआ है, उसे ही सारे फंक्शन करने हैं। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्योंकि बहुत सारे सेल का बना हुआ है, हर सेल को अपना एक टास्क असाइन कर दिया जाता है। जैसे कि ह्यूमंस में हार्ट सेल अपना एक फंक्शन करेंगे, जो नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं वो अलग फंक्शन करेंगे, मसल के सेल्स मूवमेंट वाला फंक्शन करेंगे, तो हर सेल को अपना अपना फंक्शन असाइंड है। देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर, और उस वजह से उनकी एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है, क्योंकि स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन करेंगे, राइट? थर्ड है, a single cell carries out all the life processes, obviously this is related to the second point। second point में भी हमने यही पढ़ा था, a single cell carries out all the life processes। और मल्टीसेल्यूलर में डिफरेंट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। सेकंड पॉइंट का ही एक्सटेंशन है ये वाला पॉइंट। फिर है द सेल बॉडी इज एक्सपोज्ड टू एनवायरनमेंट ऑन ऑल द साइड्स। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा यूनिसेल्यूलर में? द सेल बॉडी इज एक्सपोज्ड टू एनवायरनमेंट ऑन ऑल द साइड्स। एक ही सेल का बना हुआ है तो सारी साइड से इट इज एक्सपोज्ड टू द एनवायरनमेंट। लेकिन मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो सिर्फ जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स हैं वो ही कांटेक्ट में होते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में एनवायरनमेंट के साथ। जो अंदर वाले सेल्स हैं वो अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं, जो बाहर वाले सेल्स हैं दे आर डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट, ठीक है? फिर है द सेल बॉडी इज एक्सपोज टू एनवायरनमेंट ऑन ऑल द साइड, ये लिख लिया हमने, कर लिया। अ सेल बॉडी कैन नॉट अटेन अ लार्ज साइज बिकॉज ऑफ द लिमिट इम्पोज्ड बाय सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, है ना? ये बात हमने कल डिस्कस करी थी बहुत डिटेल में, ये वाला पॉइंट मैंने बहुत टाइम लगाया था इस पॉइंट पे, है ना? हमने करा था कि जो सेल है उसका साइज बहुत बड़ा क्यों नहीं हो जाता, एक लिमिट तक ही ग्रो करता है सेल, उसके बाद उसका साइज इंक्रीज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देयर इज अ लिमिट imposed by surface area by volume ratio। जैसे जैसे सेल का साइज इंक्रीज करता है वैसे वैसे सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज करता है। सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो के डिक्रीज करने का मतलब सेल के अंदर एक्टिविटीज तो ज्यादा हो रही हैं, सेल के अंदर एक्टिविटीज तो ज्यादा हो रही हैं, लेकिन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल उस रेशियो में नहीं हो पा रहा जितना अब सेल के साइज इंक्रीज होने के बाद जरूरत है। वॉल्यूम का मतलब जितना अंदर का स्पेस है, जितनी अंदर एक्टिविटीज चल रही हैं वो उस वॉल्यूम के अंदर चल रही हैं। और सरफेस एरिया का क्या सिग्निफिकेंस है कि कितना एक्सचेंज ऑफ मटेरियल पॉसिबल है उस एरिया के थ्रू।
राइट जैसे जैसे सेल इंक्रीज करेगा साइज में सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज करेगा, यानी वॉल्यूम तो ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, उसके हिसाब से सरफेस एरिया जितना चाहिए उस सेल को सस्टेन करने के लिए वो उस रेशियो में इंक्रीज नहीं कर रहा। तो सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो जैसे जैसे कम होती रहेगी तो उस हिसाब से ही सेल का साइज जो है एक लिमिट तक ग्रो होने के बाद बंद हो जाएगा। राइट तो और जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्योंकि वो सिंगल सेल के बने हुए हैं और एक सेल एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही साइज में इंक्रीज कर सकता है, तो एक लिमिट के बाद वो स्टॉप हो जाएंगे ग्रोथ करना। ठीक है, तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का जो साइज होता है इट इज स्मॉल। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ दो तरह से हो सकती है। कैसे हो सकती है? दो तरह से। एक तो बाय इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल, एक तो इंडिविजुअल सेल साइज में थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, दूसरा सेल का नंबर भी इंक्रीज कर सकता है। तो जो सेल का साइज इंक्रीज करने से ग्रोथ होती है वो तो एक लिमिट तक ही हो सकती है, लेकिन उसके बाद जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल डिवाइड करा के नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करा लेंगे। राइट तो फिर दे आर लार्जर इन साइज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। इज इट क्लियर और नॉट? है ना? Yes, ma'am. फिर देखो एन इंजरी ऑफ द सेल कैन कॉज डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल के बने हुए हैं। अगर उसी सेल को ही डैमेज हो गया, उसी को इंजरी हो गई तो पूरा ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी क्योंकि बने ही एक सेल के हुए। लेकिन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में हो सकता है अगर एक सेल को इंजरी होए तो पूरी बॉडी पे, ठीक है, कोई खास फर्क ना पड़े, पूरे ऑर्गेनिज्म पे कोई खास फर्क ना पड़े, तो इंजरी टू द सिंगल सेल मे नॉट कॉज द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर एक सेल, दो सेल, चार सेल खराब भी हो गए तो वो रिप्लेस हो जाएंगे। राइट ऐसा नहीं है कि पूरा ऑर्गेनिज्म डाई कर जाएगा। फिर है पावर ऑफ डिवीजन इज नॉट लॉस्ट, यूनिसेल्यूलर में लिखा है पावर ऑफ डिवीजन इज नॉट लॉस्ट, और मल्टी सेल्यूलर में लिखा है सर्टेन स्पेशलाइज्ड सेल्स लूज पावर ऑफ डिवीजन। इसका मतलब क्या है? देखो जो जितने लोअर होंगे ना ऑर्गेनिजम्स उनके पास रीजेनरेशन की एबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो वो क्या कर जाएंगे, डिवाइड कर जाते हैं, रीजनरेट कर जाते हैं। जैसे हम हाइड्रा की बात करें, वैसा यूनिसेल्यूलर नहीं है वो भी मल्टी सेल्यूलर, लेकिन उनमें रीजेनरेशन की एबिलिटी ज्यादा होती है। जैसे बैक्टीरिया की मैं बात करूं तो एक सेल दो सेल में जल्दी से डिवाइड हो जाता है, दो सेल चार सेल में, चार सेल आठ सेल में, तो पावर ऑफ डिवीजन इज नॉट लॉस्ट। लेकिन जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो सेल स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं फंक्शंस करने के लिए, जैसे कि हार्ट सेल, मसल सेल, उसके बाद वो डिवाइड नहीं करते। न्यूरोनल सेल तो आपको पता ही है लाइफ टाइम होते हैं, वो तो बिल्कुल फिर बाद में डिवाइड नहीं करते। राइट तो जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो सेल्स हैं जो स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, उसके बाद वो डिवाइड नहीं होते, दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। राइट फिर है अ वेल मार्क्ड कैपेसिटी ऑफ रीजेनरेशन इज प्रेजेंट, मैंने आपको बताया था रीजेनरेशन हो जाती है एक सेल दो में, दो चार में, चार आठ में। लेकिन जितने जितना ज्यादा ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होगा ना एवोल्यूशन में, जितना ऑर्गेनिज्म ज्यादा कॉम्प्लेक्स उतनी रीजेनरेशन की एबिलिटी कम। राइट फिर देखो द सेल हैज द सेम रोल फॉर इटसेल्फ एंड द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सेम सेल है, उसे अपना काम खुद करना है और वही का वही एक ऑर्गेनिज्म भी है, सो द सेल हैज द सेम रोल फॉर इटसेल्फ एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेकिन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में सेल हैव डबल रोल्स, वन फॉर देमसेल्व्स एंड अनदर फॉर द ऑर्गेनिज्म। जैसे हम हार्ट सेल की बात करें, एक तो अपने आप को उसने सस्टेन करना है, दूसरा उसने पंपिंग का फंक्शन भी कराना है, बॉडी में ब्लड को जो पंप कराना है वो भी उसका फंक्शन है, वो तो ऑर्गेनिज्म के लिए फंक्शन हो गया। बाकी अपने आप को सस्टेन करना, अपने लिए एनर्जी जनरेट करना अपने माइटोकॉन्ड्रिया से, ये उसके सारे खुद के फंक्शन रहेंगे। ठीक है, फिर है लाइफ स्पैन इज शॉर्ट ड्यू टू हैवी लोड ऑफ वर्क, है ना। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ स्पैन होता है इट इज कंपैरेटिवली वेरी लो। अगर मैं जैसे बैक्टीरिया की बात करूं तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सिर्फ 20 मिनट्स में उनका जनरेशन टाइम होता है, मतलब एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन जाएंगे, तो पहले वाला बैक्टीरिया एक तरह से खत्म हो गया ना, जो उसके डॉटर सेल्स बने, तो लाइफ इज शॉर्ट। ठीक है, जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो दिस इज वेरी इजी, बहुत इजीली समझ आ जाता है ये वाला तो डिफरेंसेस बच्चों को पढ़ने से ही। इज देयर एनी पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन बच्चों? आई No, गेस ma'am. है ना, कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, पता ही है आपको ऑलरेडी। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, ठीक है। मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स की ऑन द बेसिस ऑफ उनके अंदर कौन से केमिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी। बेटा एक बार वेट करना, ना शोर नहीं मचाना। मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी का मतलब है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉम्पोजिशन ऑफ केमिकल्स इन देम, कि उनके अंदर कौन से केमिकल्स प्रेजेंट हैं। इस बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी। मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल्स, कौन से केमिकल्स प्रेजेंट हैं। टेक्सोनॉमी का मतलब क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन। तो मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी मतलब ऐसी क्लासिफिकेशन जिसमें हम यूज करेंगे केमिकल्स को, कि केमिकल्स कौन से हैं, क्या डिफरेंस है केमिकल्स में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग अगर हम क्लासिफाई करें ऑर्गेनिजम्स को, तो ऑर्गेनिज्म को हम 3 डोमेन्स में बांट देते हैं। डोमेन्स का मतलब होता है सुपर किंगडम। आपने, अगर मैं कुछ कभी टर्म्स बोलूंगी आपको रियलाइज होगा कि आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, पढ़े हुए हैं ये, यस मैम। यस मैम। पढ़ी हुई है ना, सुनी हुई यस है ना, बायो में पढ़ी होंगी आपने आई गेस यस 10th मैम। क्लास में, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो हम हर यस ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन। है ना, जब क्लासिफाई करते हैं तो हर ऑर्गेनिज्म को ये 7 कैटेगरीज में, 7 टेक्सॉन्स में हम उसको असाइन कर देते हैं, एक एक 7 टेक्सॉन्स असाइन कर देते हैं। जैसे ह्यूमंस है ना, किंगडम एनिमेलिया में आते हैं, है ना, फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं, ठीक है। हमारा जो जीनस होमो है, स्पीशीज नेम सेपियंस है ना, हम ये सब डिवीजन करते हैं ना। एक सेकेंड, आई गेस स्क्रीन चली गई है। तो किंगडम जो आपने सबसे ऊपर वाला लेवल पढ़ा हुआ है वो क्या होता है, किंगडम, है ना। जैसे हम किंगडम एनिमेलिया में है, राइट। प्लांट्स का अलग किंगडम होता है, किंगडम प्लांटी। फंगस का अलग किंगडम होता है, किंगडम फंजाई, है ना। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में कि हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट किंगडम्स में डिवाइड कर देते हैं, किंगडम बीइंग द हाईएस्ट लेवल। किंगडम सबसे हाईएस्ट लेवल है जो अभी तक आपने पढ़ा है ना। 5 किंगडम्स होते हैं, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, लोअर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। लेकिन यस मैम। किंगडम से भी एक ऊपर का लेवल होता है जिन्हें हम बोलते हैं डोमेन्स, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, डोमेन। तो डोमेन का मतलब होता है सुपर किंगडम, डोमेन का मतलब है सुपर किंगडम। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस प्लेनेट अर्थ पे, उनको हमने 3 डोमेन्स में बांट दिया है, 3 डोमेन्स में कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है। किस बेसिस पे, कि उनके अंदर केमिकल्स जो प्रेजेंट हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। उनके केमिकल बेसिस पे हमने उनको 3 डोमेन्स में बांट दिया है। वो 3 डोमेन्स कौन सी हैं, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और यूकैरिया, ठीक है। जो आर्के बैक्टीरिया है और जो यू बैक्टीरिया है, ये दोनों तो होते हैं प्रोकैरियोट्स। अगर हम सेल के हिसाब से देखें तो जो ये आर्के बैक्टीरिया है और जो ये यू बैक्टीरिया है, ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स। और जो ये यूकैरिया है, इसमें सारे यूकैरियोट्स आ जाते हैं। यानी कि बेसिकली करा क्या है, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है ना, उनको फर्दर 2 कैटेगरीज में बांट दिया है। प्रोकैरियोट्स को भी 2 कैटेगरीज में बांट दिया है। एक आर्के बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया मतलब प्रिमिटिव काइंड ऑफ बैक्टीरिया, बहुत पुरानी तरह के बैक्टीरिया जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलते हैं। आर्के बैक्टीरिया ऐसी कैटेगरी है बैक्टीरिया की जो बहुत प्रिमिटिव है, जो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलते हैं जहां कोई और लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट ही, सरवाइव ही नहीं कर सकती। जैसे कि बहुत लो पीएच पे, पीएच ऑफ अराउंड 2-1, जिसपे और कोई नॉर्मल बैक्टीरिया भी नहीं सरवाइव कर सकता, कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं सरवाइव कर सकता, वहां आर्के बैक्टीरिया सरवाइव कर सकते हैं। और क्या एक्सट्रीम कंडीशंस में ये मिलते हैं, जैसे बहुत हाई टेम्परेचर,
जैसे आपने सुना होगा हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में टेम्परेचर होता है 80 से 100 डिग्री सेल्सियस का, इतने Yes, हाई ma'am. टेम्परेचर्स पे, इतने हाई टेम्परेचर्स पे और कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सिंपल जो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं, जो यू बैक्टीरिया होते हैं, वो भी सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन आर्के बैक्टीरिया उधर भी सरवाइव कर सकते हैं। यानी कि लो पीएच पे, हाई टेम्परेचर पे, हाई सॉल्ट कंडीशंस में, हाईली सेलाइन एनवायरनमेंट में भी ये सरवाइव कर सकते हैं, जहाँ सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। बाकी जो नॉर्मल बैक्टीरिया है, आपको पता है ना, वो तो मर जाते हैं। हम पिकल्स वगैरह जो बनाते हैं उसमें हम सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन इतना हाई रखते हैं, तभी वो खराब नहीं होता ना, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं आती। मतलब कि हाई सॉल्ट कंडीशंस में नॉर्मल बैक्टीरिया तो नहीं सरवाइव कर सकते, लेकिन आर्के बैक्टीरिया हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में भी सरवाइव कर सकते हैं। मतलब कि आर्के बैक्टीरिया कुछ इस तरह के बैक्टीरिया हैं जो प्रिमिटिव है और जो एक्सट्रीम कंडीशंस में हमें मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रेट सॉल्ट लेक का आपने नाम सुना होगा, ग्रेट सॉल्ट लेक, वहां पे आके बैक्टीरिया हमें मिल सकते हैं, राइट। यानी कि अभी तक हमने ये समझा है कि जो मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिजम्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, यूकैरिया। आर्के बैक्टीरिया प्रिमिटिव तरह के बैक्टीरिया हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलेंगे। यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, ये नॉर्मल बैक्टीरिया है। आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, अगर हम इनके सेल के टाइप की बात करें, सेल किस टाइप का होता है इनका, तो दोनों प्रोकैरियोटिक हैं दोनों प्रोकैरियोटिक, लेकिन फिर भी हमने इसको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा, क्योंकि इनका जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर वो इतने अलग होते हैं कि इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में रखना पड़ा, राइट। और तीसरी कैटेगरी है यूकैरिया। यूकैरिया तो बिल्कुल जिसमें यूकैरियोट्स आएंगे, यानी कि फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, एनिमल्स आएंगे, प्लांट्स आएंगे, फंजाई आएंगे, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम यूकैरिया में रख देते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को फर्दर 2 कैटेगरीज में बांट दिया, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। इतनी बात समझ आई कि नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, कोई दिक्कत किसी को अभी तक? No, ma'am. नो मैम। ओके, ठीक है। अब No, हम ma'am. करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये देखो, differences between 3 domains of life, this is very important। ठीक है, ये आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। आपके नोट्स में भी मैंने एक टेबल बना करके दे रखा है, ठीक है। तो जब भी डिफरेंस आएगा तो आप अगर ये टेबल भी बना दोगे ना, इट गिव्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट। ठीक है, इस टेबल को आप वर्डिंग्स में भी पुट कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज में वर्डिंग्स में लाइंस बना के, फ्रेम लाइंस या सेंटेंस फ्रेम करके भी लिख सकते हो, लेकिन आई सजेस्ट फ्रेम सेंटेंस करके जरूर लिखो, लेकिन साथ साथ ये टेबल भी बना दो, तो बहुत अच्छा से एक आंसर प्रेजेंट हो जाएगा आपका। डिफरेंसेस बिटवीन 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ में सबसे पहला यहाँ पे लिखा है मेम्ब्रेन लिपिड्स विद ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। हम केमिकल्स के बेसिस पे कराए ना क्लासिफाई, हम केमिकल्स की ही यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो मेम्ब्रेन लिपिड्स विद ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, एक बात समझ लेनी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इस वर्ल्ड में, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, आपको पता है ना, हर सेल के अराउंड सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? लिपिड्स की। किसकी बनी होती है? लिपिड्स की। It's ठीक है, तो जो ये सेल मेम्ब्रेन होते हैं जो लिपिड्स के बने होते हैं, आर्के बैक्टीरिया में, आर्के बैक्टीरिया में जो ये लिपिड्स होते हैं ये ब्रांच्ड होते हैं। कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं। और इनमें कौन सी लिंकेज होती है? ईथर लिंकेज। कौन सी लिंकेज होती है? ईथर लिंकेज। ईथर बॉन्ड्स आपने पढ़े हुए हैं ना, ROR डैश, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है ना, ईथर बॉन्ड्स कौन से होते हैं, है ना? Yes, ma'am. ईथर्स पढ़े हुए हैं आपने, Yes, ma'am. ROR डैश जनरल फॉर्मूला होता है। तो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनमें कौन सा बॉन्ड होते हैं? ईथर बॉन्ड्स होते हैं। ये मैंने लिख करके दे रखा है आपको नोट्स में भी, ठीक है, ईथर बॉन्ड्स होते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया और जो यूकैरिया होते हैं, बैक्टीरिया और यूकैरिया होते हैं, उनमें जो लिपिड्स होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं। उनमें लिपिड्स कैसे होंगे? अनब्रांच्ड। आर्किया में ब्रांच्ड होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, और जो यू बैक्टीरिया हैं और जो यूकैरिया हैं उनमें जो लिपिड्स हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं। और उनमें लिपिड्स में कौन सी लिंकेज होती है? एस्टर लिंकेज। कौन सी लिंकेज होगी? एस्टर लिंकेज। एस्टर भी पता है आपको, RCOOR डैश जनरल फॉर्मूला होता है। एस्टर्स पढ़े हुए हैं आपने लोअर क्लासेस में, 12th में पढ़े हुए हैं, ऑर्गेनिक Yes, ma'am. केमिस्ट्री में, है ना, 10th में भी पढ़े होंगे। तो RCOOR डैश,
RCOOR डैश एस्टर लिंकेज होती है। तो इतनी बात अभी तक हमने समझ लेनी है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, हर सेल के अराउंड सेल मेम्ब्रेन होती है, वो किसकी बनी होती है? लिपिड्स की। अब लिपिड्स में कैसे बॉन्ड्स होते हैं और कैसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इसमें डिफरेंसेस हैं आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। आर्के बैक्टीरिया में ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे सेल मेम्ब्रेन में, और जो यूकैरिया हैं और जो यू बैक्टीरिया हैं उनमें अनब्रांच्ड मिलेंगे। जो आर्के बैक्टीरिया है उनमें ईथर लिंकेज मिलेगी लिपिड्स में, और जो यू बैक्टीरिया और यूकैरिया है वहां पे एस्टर लिंकेज मिलेगी लिपिड्स में। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, ये मैंने नोट्स में लिख करके दे रखा है। फिर है क्रोमोसोम्स आर सर्कुलर। सेकंड पॉइंट है क्रोमोसोम्स आर सर्कुलर। आर्के बैक्टीरिया में और यू बैक्टीरिया में, दोनों प्रोकैरियोट्स है ना, तो प्रोकैरियोट्स में बच्चों ये बात ध्यान रखनी है कि जो डीएनए होता है ना, जो क्रोमोसोम होता है, इट इज सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब ये नहीं है कि उसकी शेप सर्कल होती है, ये बात मैंने पहले भी एक्सप्लेन करी है कि जो डीएनए है उसके जो दो एंड्स हैं वो फ्री नहीं होते, वो आपस में ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, सो हम इसे क्या बोल देते हैं? डीएनए इज सर्कुलर। और यूकैरिया में डीएनए लीनियर होता है। यूकैरिया में, यूकैरियोट्स में डीएनए लीनियर होता है, मतलब उसके दो एंड्स होंगे। आगे बात समझ। तीसरा है Yes, ma'am. लैक्स न्यूक्लियर एनवलप। ये वही वाली बात आ गई ना प्रोकैरियोट्स वाली, वेदर द सेल इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल होगा तो उसमें न्यूक्लियर एनवलप नहीं होगी, न्यूक्लियस नहीं होगा, यही बात कर रहे हैं यहाँ पे। लैक्स न्यूक्लियर एनवलप, क्योंकि आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोट्स हैं तो इनमें न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस नहीं होता। तो आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में लैक्स न्यूक्लियर एनवलप, यस यस, लेकिन यूकैरिया में, यूकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस होता है, तो वहां पे टिक हमने नहीं किया। फिर है लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, है ना, तो लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते। तो आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोटिक सेल की टाइप है, तो दोनों में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे। तो यहाँ पे लिख दिया टिक टिक, लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यस, आर्के में भी और यू बैक्टीरिया में भी नहीं होंगे, लेकिन यूकैरिया में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे। फिर आता है एक और पॉइंट, मिथियोनिन इज द इनिशिएटर अमीनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इसे समझते हैं। देखो, हमारे अंदर जितने भी मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के अंदर प्रोटीन्स होते हैं। हम लोग प्रोटीन्स खाते भी हैं, आपको पता है, पल्सेस में भी खाते हैं, कई लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। आपको पता है प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, है ना। प्रोटीन्स के Yes, जो मोनोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स। जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो 20 टाइप्स के होते हैं। जो प्रोटीन्स के अंदर मिलते हैं ना अमीनो एसिड्स, वो कितनी तरह के होते हैं? 20 टाइप्स के। yes, ma'am. 20 तरह के अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन का, सारे प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। उनमें से एक अमीनो एसिड है मिथियोनिन। मिथियोनिन Yes, जो ma'am. यू, है ना, जो यूकैरिया है और जो आर्के बैक्टीरिया है, इनमें जितने भी प्रोटीन्स मिलेंगे उनमें फर्स्ट अमीनो एसिड होता है मिथियोनिन। यूकैरिया में और आर्के बैक्टीरिया में पहला अमीनो एसिड हर प्रोटीन में कौन सा होगा? मिथियोनिन। ठीक है, मिथियोनिन एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है, इस अमीनो एसिड में आपको सल्फर भी मिलेगा। ठीक है, तो मिथियोनिन इज द फर्स्ट अमीनो एसिड इन एवरी प्रोटीन ऑफ आर्के बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। लेकिन बैक्टीरिया में पहला अमीनो एसिड मिथियोनिन नहीं होता। मिथियोनिन का एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है, उसे बोलते हैं फॉर्मिल मिथियोनिन। उसमें फॉर्मिल ग्रुप अटैच हो जाता है, FORMYL, है ना, फॉर्मिल ग्रुप, HCHO, फॉर्मिल ग्रुप अटैच हो जाता है। तो हमने इस पॉइंट को कैसे समझना है? मिथियोनिन क्या पहला अमीनो एसिड है कि नहीं? तो हाँ, आर्के बैक्टीरिया और यूकैरिया में मिथियोनिन पहला अमीनो एसिड है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर जो यू बैक्टीरिया हैं, जो ट्रू बैक्टीरिया हैं, उनके अंदर पहला अमीनो एसिड मिथियोनिन नहीं है। मिथियोनिन की एक मॉडिफाइड फॉर्म होती है पहला अमीनो एसिड, जिसे बोलते हैं फॉर्मिल मिथियोनिन, FORMYL, फॉर्मिल मिथियोनिन। इतनी बात समझ आ गई? Yes, ma'am. ठीक है। फिर है लैक्स पेप्टिडोग्लाइकेन इन द सेल वॉल। अब देखते हैं, आपको पता है पेप्टिडोग्लाइकेन मैंने बताया था,
प्रोकैरियोटिक सेल जब हमने किया था तब हमने पढ़ा था कि जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया को बोल दें ट्रू बैक्टीरिया, तो जो ट्रू बैक्टीरिया जो यू बैक्टीरिया हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल में, उनमें सेल वॉल हमेशा किसकी बनी होगी? पेप्टिडोग्लाइकन की। लेकिन आर्के बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल में नहीं मिलता। ठीक है, उनके अंदर ना तो सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन मिलेगा ना सेल्यूलोज मिलेगा। क्या मिलेगा फिर उनकी सेल वॉल में? आर्के बैक्टीरिया की सेल वॉल में या तो कोई प्रोटीन मिलेगा या कोई कार्बोहाइड्रेट मिलेगा या दोनों मिलेंगे, या हो सकता है कुछ कुछ आर्के बैक्टीरिया की स्पीशीज में सेल वॉल हो ही ना, सेल वॉल कंप्लीटली एब्सेंट हो। यानी कि एक बात तो तय है कि आर्के बैक्टीरिया की सेल वॉल में आपको कभी भी पेप्टिडोग्लाइकन नहीं मिलेगा। और यू बैक्टीरिया की, जो सिंपल बैक्टीरिया यहाँ पे लिखे हुए हैं, यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया या जो सिंपल बैक्टीरिया हैं, उनकी सेल वॉल में हमेशा ही पेप्टिडोग्लाइकन मिलेगा। यूकैरिया की बात करें तो यूकैरिया मतलब यूकैरियोट्स, जिनमें एनिमल सेल आते हैं, प्लांट सेल आते हैं, फंगल सेल आते हैं, उनकी बात करें तो एनिमल सेल में तो होती ही नहीं पेप्टिडोग्लाइकन, मतलब सेल वॉल ही नहीं होती, तो पेप्टिडोग्लाइकन तो दूर की बात है। प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल वॉल में भी हमें पता है पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता, क्या होता है? सेल्यूलोज। फंगल सेल की बात करें, फंगस सेल की बात करें तो उनमें जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की, CHITIN। यानी कि यूकैरिया में भी कोई भी मेंबर देख लें, पेप्टिडोग्लाइकन नहीं मिलेगा। तो पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल में किसकी होता है? सिर्फ यू बैक्टीरिया की, ट्रू बैक्टीरिया की। आर्के बैक्टीरिया की भी सेल वॉल में कभी पेप्टिडोग्लाइकन नहीं मिलेगा, ना ही यूकैरिया के किसी भी मेंबर के सेल वॉल में आपको पेप्टिडोग्लाइकन मिलेगा। बात क्लियर? डन? Yes, ma'am. फिर है ग्रोथ नॉट इनहिबिटेड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड क्लोरमफेनिकोल। ये क्या होते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरमफेनिकोल क्या है? पता नहीं है, एंटीबायोटिक्स। टैबलेट्स तो हाँ, उसने एंटीबायोटिक्स है। इंडियन गवर्नमेंट ने अमेरिका को दी थी अब। ठीक है, हाँ, है ना क्लोरमफेनिकोल, तो ये यस होती मैम। क्या है? एंटीबायोटिक्स होती है। ठीक है, जो ये एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स का मेन फंक्शन क्या होता है? होते क्या है एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन ही यही है, ऐसे कुछ केमिकल्स जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और कुछ फंगस भी प्रोड्यूस करते हैं, और जो दूसरे बैक्टीरिया को किल कर दें या उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर दें, रिटार्ड कर दें। ऐसे केमिकल्स which are produced by certain bacteria and certain fungi and which prevents the growth of other bacteria or kills them। या तो किल कर दे दूसरे बैक्टीरिया को या उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर दे, और ये बैक्टीरिया ही प्रोड्यूस करते हैं और दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देंगे या फिर उन्हें किल कर देंगे, उन्हें बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। बहुत सारी तरह की एंटीबायोटिक्स है मार्केट में अवेलेबल, कुछ नेचुरल होती हैं, कुछ आर्टिफिशियल है, मतलब सिंथेटिक होती है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, आजकल तो सिंथेसाइज भी करते हैं हम एंटीबायोटिक्स की मॉडिफाइड फॉर्म फैक्ट्रीज में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में। तो जो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन है और जो क्लोरमफेनिकोल है, दोनों एंटीबायोटिक्स हैं। तो किसको किल करेंगी? यू बैक्टीरिया को, ट्रू बैक्टीरिया को। नाम डेफिनेशन में ही है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करें या उनको किल करें, आर्के बैक्टीरिया को नहीं, ना यूकैरिया को। तो ग्रोथ नॉट इनहिबिटेड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड क्लोरमफेनिकोल, किसमें इनहिबिट नहीं करेगा ग्रोथ? आर्के बैक्टीरिया में भी नहीं करेंगे कोई इफेक्ट, ना ही यूकैरिया में करेंगे। सिर्फ किसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे? ट्रू बैक्टीरिया की। ठीक है, तो आप देख लो अकॉर्डिंगली यहाँ पे टिक मार्क है, ग्रोथ नॉट इनहिबिटेड इन आर्के बैक्टीरिया, नॉट इवन इनहिबिटेड इन यूकैरिया। बीच वाले क्या है? बैक्टीरिया, इनकी ग्रोथ को ये इनहिबिट कर देंगे। ठीक है, फिर आता है हिस्टोन्स आर एसोसिएटेड विद डीएनए। हिस्टोन्स हमने पढ़े थे ना, डीएनए की पैकेजिंग के लिए, कि डीएनए इतना ज्यादा बड़ा डीएनए का मॉलिक्यूल, ठीक है, इतना लंबा थ्रेड डीएनए का छोटे से सेल में पैकेज हो पाए, उसके लिए डीएनए की हेल्प करते हैं कुछ प्रोटीन्स जिसका नाम होता है हिस्टोन्स। हिस्टोन्स क्या है? कुछ ऐसे प्रोटीन्स जो डीएनए को छोटे से सेल के अंदर पैकेज करके रख दें। ठीक है, वो क्या होते हैं? हिस्टोन्स। कुछ बेसिक प्रोटीन्स हैं, ये बेसिक होते हैं नेचर में। डीएनए एसिडिक होता है, इनकी पैकेजिंग के लिए कुछ बेसिक प्रोटीन्स चाहिए होते हैं जिन्हें बोलते हैं हिस्टोन्स।
जब हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस किए थे तब बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होता, वो हम ट्रू बैक्टीरिया की बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं आर्के बैक्टीरिया की अलग, यू बैक्टीरिया की अलग, यूकैरिया की अलग। तो यूकैरिया में तो यूकैरियोट्स हैं, यानी कि यूकैरियोटिक सेल, उनमें तो हमें पता है हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हिस्टोन्स आर प्रेजेंट, हिस्टोन्स आर एसोसिएटेड विद डीएनए इन यूकैरियोट्स। इनफैक्ट आर्के बैक्टीरिया में भी हिस्टोन्स मिलते हैं। सिर्फ जो नॉर्मल बैक्टीरिया है ना, जिन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया या सिंपल बैक्टीरिया लिख रहे हैं, उनमें हिस्टोन्स नहीं मिलेंगे। आर्के बैक्टीरिया भी में भी मिलेंगे और यूकैरिया में भी मिलेंगे, राइट। फिर लास्ट है कंटेन सेवरल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या होते हैं? आरएनए पॉलीमरेज आरएनए की सिंथेसिस की जो प्रोसेस होता है, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, हमने पढ़ा था ना कि डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आरएनए ट्रांसक्रिप्शन या सिंपल ट्रांसक्रिप्शन, है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए, आरएनए बनाने के प्रोसेस के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है उसे बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए एक पॉलीमर है ना न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है। तो पॉलीमर बनाना, आरएनए का पॉलीमर बनाने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है उसे हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। तो जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उनमें सिर्फ, जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं उनमें सिर्फ एक तरह का आरएनए पॉलीमरेज मिलता है, ठीक है। और जो आर्के बैक्टीरिया है और यूकैरिया है, उनमें बहुत सारी तरह के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं। अलग अलग टाइप के आरएनए बनाने के लिए अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, ठीक है। सो सेवरल टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज आर प्रेजेंट इन आर्के बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, लेकिन ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज प्रेजेंट इन नॉर्मल बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम। ठीक है, तो आई गेस आज के लिए इतना काफी है। बस अब हमारा एक पॉइंट रह गया, एक चीज रह गई है इस चैप्टर में, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंसेस। ये आप लोग का होमवर्क है आज का, कि आप लोग एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंसेस लिखोगे। ये आपने यस लोअर मैम। क्लास लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, मैंने यस नोट्स में मैम। लिख के दे रखे हैं कुछ 4-5 पॉइंट्स, लेकिन आप लोग ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हो या अपनी बुक की हेल्प ले सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो, बहुत इजी है। आप लिखोगे और हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये आज यस आप मैम। लोगों का होमवर्क है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यस मैम। ओके ओके। और साथ साथ आपने ये मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी वाला टॉपिक भी रिवाइज करना है, ठीक है। ये चार्ट भी आप अपनी कॉपी में बनाओगे, आप नोट्स को भी रेफर कर सकते हो, आप ये पीपीटी भी रेफर कर सकते हो, या फिर आप कोई और भी मटेरियल रेफर कर सकते हो। व्हाट आई वांट इज यू शुड नो एटलीस्ट 7-8 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, जो आज हमने करे हैं। इज इट क्लियर? 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है ये, यस ठीक है। मैम। तो यूनिट 1 हमारी कंप्लीट होने वाली है नेक्स्ट क्लास में, बस हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक और हमारा यूनिट 1 कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद हम यूनिट 2 शुरू करेंगे। आपका जो सेशनल्स आ रहे हैं, उस अपकमिंग सेशनल में आपका यूनिट 1 तो पूरा आएगा ही, और यूनिट 2 का भी कुछ पोर्शन दूंगी, राइट। तो आप लोग अब जा सकते हो, लीव कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम पूछ सकते हो, अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना अपने सेक्शन ग्रुप्स में।